हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैफ अली है। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और मैंने जो अपना पिछला वीडियो डाला था अपने यूट्यूब चैनल इतिहासनामा पे, उनका बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक रहा है आप लोगों की तरफ से, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो कमी कोताही रही है उनको मैं भी पूर्ण करने का पूरा कोशिश करूँगा। चलिए, आज का जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो लाया हूँ 1857 की क्रांति। इसका जो कारण है, इनका प्रभाव है, और ये सफल रहा या विफल रहा, और हिंदुस्तान के लोगों पे इसका क्या असर पड़ा, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो बात 29 मार्च 1857 की है, जब एक हिंदुस्तानी ब्रिटिश ऑफिसर ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक मुहिम की शुरुआत कर दिया। इसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ब्रिटिश ऑफिसर था, जो एक हिंदुस्तानी था, ब्रिटिश के अंदर काम करता था। वो जब इनफील्ड राइफल इनफील्ड राइफल को यूज करने से मना कर दिया, तो उसे ब्रिटिश के द्वारा परेशान किया गया। तो उनमें से उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर जो अंग्रेज़ था, उनका हत्या कर दिया। जब वो हत्या कर दिया तो उस हत्या के आरोप में उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई और मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। लेकिन ये कहानी यहीं सीमित नहीं रह गई। जब मंगल पांडे को फांसी दिया गया तो पूरे ब्रिटिश रेजिमेंट में इनका कानो कान खबर हो गया। लोगों में एक ज्वाला भर गया, जो हिंदुस्तानी था उन लोगों में एक ज्वाला भर गया। फिर बात ऐसा होता है, 24 अप्रैल को 90 ब्रिटिश ऑफिसर, जो हिंदुस्तानी था, 90 ब्रिटिश ऑफिसर ने इस बात को रिफ्यूज़ किया कि ये इनफील्ड राइफ़ल हम यूज नहीं करेंगे। और ये इनफील्ड राइफ़ल यूज नहीं करने के पीछे एक कहानी थी। वो कहानी थी कि इनफील्ड राइफ़ल का जो कार्टेज बना हुआ था वो सूअर और गाय की चर्बी से मिलकर बना हुआ था। इस्लाम में सूअर जो है वो हराम है, और हिंदू गाय को अपना माता मानता है। और ये बताइए, कोई जब किसी को अपना माता मानता है तो उनका मीट या उनका चर्बी का यूज कैसे कर सकता है? और इस्लाम में तो सरासर सूअर हराम है, तो वो कभी ऐसा करेगा ही नहीं जिससे वो सूअर की चर्बी का यूज करे। ठीक है, तो बात फिर ऐसा आया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मना कर दिया कि इनफील्ड राइफ़ल का यूज हम लोग नहीं करेंगे। फिर बात आती है 9 मई 1857 की। 9 मई 1857 को 80 लोगों को डिसमिस कर दिया जाता है और 10 साल का सज़ा सुना दिया जाता है। ये 80 लोग वो होते हैं जो रिफ्यूज़ करता है कि नहीं, इनफील्ड राइफ़ल का कार्टेज हमें यूज नहीं करना है। इनफील्ड कार्टेज क्या मतलब, इनफील्ड राइफ़ल ही यूज नहीं करना है। इनफील्ड राइफ़ल का जो कार्टेज होता था उसे दांतों से तोड़ना होता था, फिर बारूद को भरना होता था राइफ़ल के अंदर, और उसके बाद फायर करना होता था। तो दांत से जो है इसे अगर मतलब दांत से तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। कोई मुस्लिम या हिंदू इसे टच करना गवारा नहीं करेगा, छूना इसे गवारा नहीं करेगा। बात आती है जब 80 जो ऑफिसर होता है उन लोगों को 10 साल का सज़ा जब सुना दिया जाता है, तो इनमें से इन लोगों ने क्या करता है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या कर देता है। जो अंग्रेज होता है, अंग्रेज ब्रिटिश ऑफिसर, उसे मार देता है। अब मारने के बाद ये घटना होती है 10 मई 1857 में। जो मारता है ये 10 मई 1857 के दिन ये हादसा होती है। और ये हादसा मेरठ में होती है। दिल्ली से 58 किलोमीटर दूर मेरठ में ये घटना होती है कि ये 80 लोग का जो एक ग्रुप होता है, ये एक ब्रिटिश ऑफिसर का हत्या कर देता है। उनके बाद ये सारे लोग
मेरठ से दिल्ली कूच कर जाता है। ये सारे लोग मेरठ से दिल्ली कूच कर जाता है। ये जाता है मुगलिया सल्तनत का तत्कालीन जो बादशाह होता है बहादुर शाह जफ़र के पास। ये सारे लोग बहादुर शाह जफ़र के पास जाता है और बहादुर शाह जफ़र को अपने इस रिवोल्ट का, अपने क्रांति का लीडर घोषित करता है और बहादुर शाह जफ़र से कहता है कि ये क्रांति का आप आगाज़ करें और इसका नेतृत्व करें। 13 मई 1857 को इस क्रांति का आगाज़ बहादुर शाह जफ़र के द्वारा कर दी जाती है। इस क्रांति में लाखों लोगों की जान जाती है, कई माँओं का गोद सूना हो जाता है, कई औरतें विधवा हो जाती हैं, कई बच्चे यतीम हो जाता है। और इसी लड़ाई को, इस क्रांति को वीडी सावरकर भारत का प्रथम आज़ादी का लड़ाई कहा। उसने ये कहा कि स्वतंत्रता के लिए जो सबसे पहले लड़ाई लड़ी गई वो 1857 की क्रांति थी। इस क्रांति के पीछे बस एक यही कारण नहीं है कि इनफील्ड राइफल को यूज करने से लोगों ने मना कर दिया, बस यही इसकी एक कारण नहीं है, इसका कई कारण हैं। इस क्रांति के पीछे जो अंग्रेज़ों का दमनकारी नीति था वो नीति एक कारण था, जमींदारी प्रथा एक कारण थी, रैयतवारी सिस्टम एक कारण था, सती प्रथा पर रोक एक कारण था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वह एक कारण था। उनके बाद ब्रिटिश के अंदर जो ऑफिसर काम कर रहे थे वो लोगों को प्रमोशन न देना, वक्त पे तनख्वाह न देना, वो सब एक कारण था। तो आइए हम उस कारण को एक एक करके जानते हैं। तो मैंने ये रीजन कुछ लिखा है, जिसमें आपका पहला रीजन लिखा है, मैं बारी बारी से सारे रीजन को बताऊंगा। पहला हम लोग पॉलिटिकल काज देख लेते हैं। पॉलिटिकल काज में सबसे पहला हम देखते हैं सब्सिडरी अलायंस। ये सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लगाया गया था। इसमें क्या होता था कि सबसे पहले इन लोगों की जो मंशा थी, जो ब्रिटिश की मंशा थी, वो ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे भारत में हम फैलाएं, हर जगह जगह अपना जो है एक फैक्ट्री स्थापित कर दें। तो जिसमें पहला उसने क्या किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस किया। सब्सिडरी अलायंस जो सिस्टम लाया, इसमें क्या था कि जो भी नेटिव राजा था हिंदुस्तान का, उनसे ये अलायंस करता था कि देखो फॉरेन पॉलिसी को छोड़कर सारे तुम देखो, मिलिट्री और फॉरेन पॉलिसी मैं देखूंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर तुम मेरे साथ युद्ध करो। तो इसमें नेटिव राजा जो होता था, नेटिव रूलर होता था, वो ये सब्सिडरी अलायंस कर लेता था। इसमें क्या होता था कि जो रूल होता था, रूल तो नेटिव रूलर का होता था, रूल नेटिव रूलर का होता था। जैसे मान लीजिए कि ये एक एरिया है ना, इस एरिया में राजा तो राज कर रहा है, लेकिन आर्मी जो है, आर्मी ये ब्रिटिश का है ना। इसमें जो आर्मी है वो क्या है, वो ब्रिटिश का है। अगर इस राजा को किसी दूसरे राजा से कोई संधि करना हो तो वो ये राजा नहीं कर सकता है। वो कौन करेगा, वो ब्रिटिश का ऑफिसर करेगा। एक ऑफिसर को यहाँ बैठा दिया जाता था, जो राजा का जो क्षेत्र होता था, जहाँ तक उनका अधिकार होता था, उसमें अपना एक फॉरेन ऑफिसर को बैठा दिया जाता था, और जो मिलिट्री या आर्मी है वो अंग्रेज़ों का होता था। एक तो ये नीति थी, तो इनसे वहाँ के रूलर परेशान हो रहा था कि हम लोग राजा होके भी मतलब कुछ नहीं है। दूसरा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसमें भी ये मामला था कि कोई रूलर ऐसा होता था कि अगर उनका अपना बच्चा नहीं रहता था, अगर गोद लिया हुआ बच्चा रहता था, तो
जैसे रूलर के मरने के बाद जो उनका उत्तराधिकारी होगा वो उनका अपना बच्चा होना चाहिए, न कि गोद लिया हुआ बच्चा होना चाहिए। तो जिसके भी गोद लिया हुआ बच्चा होता था वो जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट के तहत वो बच्चा राजा नहीं बन सकता था, उत्तराधिकार नहीं बन सकता था। फिर वहाँ का उत्तराधिकार कौन बनेगा? तो वहाँ का उत्तराधिकार जो है ब्रिटिश बनेगा, वो जो एरिया है वो ब्रिटिश के अंदर में आ जाएगा। ये हुआ जैसे रानी लक्ष्मीबाई के साथ। रानी लक्ष्मीबाई का जो बेटा था वो गोद लिया हुआ बेटा था। तो झांसी में यही डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट लागू कर दिया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि देखो, जो उनका नीति था, बोले देखो आपका जो उत्तराधिकार है आपके पति के बाद आपका बेटा नहीं हो सकता है। वो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये आपका अपना बच्चा नहीं है, आपका खून नहीं है। ठीक है। तो झांसी पे ब्रिटिश ने आक्रमण कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई ये चाहती थी कि उत्तराधिकार कौन बने? उनका बेटा बने। ठीक है। तो एक इस तरह का नीति था। इस नीति के तहत उसने कई सारे जगहों पे अपना सत्ता स्थापित करने का कोशिश किया और किया भी। आपका सतारा में किया, है ना, सतारा में किया, उसके बाद जबलपुर में किया, उनके बाद आपका जो है नागपुर में किया, उदयपुर में किया, झांसी में किया। ठीक है। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसने कई जगहों पे लागू किया। तो जाहिर सी बात है वहाँ का जो रूलर होगा वो तो ब्रिटिश के प्रति एक युद्ध छेड़ना चाहेगा। ठीक। उसके बाद फीलिंग ऑफ मुस्लिम गेटिंग हार्ट ड्यू टू इल ट्रीटमेंट गिवन टू बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह सेकंड कहिए या जफर कहिए, ये होता था कि बहादुर शाह जफर के साथ अंग्रेज बहुत गंदा व्यवहार करते थे, और जब भी उनके साथ गंदा व्यवहार करते थे तो मुस्लिमों की, जो हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमान होता था, उनके दिल पे चोट पहुंचता था। तो एक कारण ये भी था। ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग। पॉलिटिकल कॉज तो बता दिया मैंने। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिकल कॉज देखते हैं, जो आर्थिक जो कारण था उनके बारे में देखते हैं। चलिए। आर्थिक कारण में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, दूसरे में हम आते हैं आर्थिक कारण को देखते हैं, इकोनॉमी। कॉज। ठीक है। इसमें लैंड रेवेन्यू जो पॉलिसी था, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, है ना, जिसमें आता है परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट, है ना। ये सब लैंड रेवेन्यू पॉलिसी था। इसके तहत जो है कि टैक्स लगाए जाते थे, हिंदुस्तानियों के ऊपर टैक्स लगाए जाते थे और भारी भरकम टैक्स उनसे वसूल किया जाता था। ठीक है। उसके बाद है महलवारी, महलवारी सेटलमेंट, है ना। इन सब के तहत उस पर जो है ये टैक्स के तहत हिंदुस्तानियों पर दमन किया जाता था। ठीक है। उनके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। ठीक है। इसमें हम देखिए, एक तो जो मिलिट्री हुआ करता था, हिंदुस्तानी मिलिट्री हुआ करता था ब्रिटिश के अंडर, ब्रिटिश के मतलब अंडर जो
काम करता था उनमें क्या होता था कि वो लोगों का कभी भी प्रमोशन नहीं होता था। मतलब जो कांस्टेबल बन के गया वो ज़िंदगी और कांस्टेबल ही रह जाता था, कभी इंस्पेक्टर तक पहुंच ही नहीं पाता था। न उन लोगों को कभी वेतन वक्त पे दिया जाता था। एक तो लोग यहाँ से परेशान है, वेतन नहीं मिल रहा है, ना प्रमोशन मिल रहा है। फिर जब छुट्टी हो रहा है, घर जा रहा है, तो वो देख रहा है कि हम पर ज़मींदारी, महलवारी, रायतवारी, इस तरह के लैंड रेवेन्यू टैक्सेस हम पे लगा हुआ है। मतलब बंदा नौकरी में भी परेशान और नौकरी से घर जाए तो घर में भी परेशान। तो ये सब कई कारण थे जो 1857 की जो कारण है, इन सब में से एक कारण ये भी है कि मिलिट्री के साथ ये दोहरा व्यवहार किया जाता था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सोशल कॉज के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे सोशल और कल्चरल, सोशल और कल्चरल कॉज। सोशल और कल्चरल कॉज में क्या है कि पहले हम आर्मी की ही बात कर लेते हैं। आर्मी जो हिंदुस्तान के जो लोग थे वो मतलब उन लोगों में एक बात ये थी कि वो समुद्र पार नहीं कर सकते थे। अगर जब समुद्र पार करते थे तो अपने धर्म को खो देते थे। लेकिन यह जो अंग्रेज़ था, जो अंग्रेज़ कमांडर हुआ करता था, ये क्या करता था कि इंडियन मिलिट्री को, इंडियन जो ब्रिटिश मिलिट्री है उसे ये बर्मा ले जाता था लड़ाई करने के लिए। तो जब वो हिंदुस्तान से बर्मा मतलब जाता था, है ना, जब हिंदुस्तान से बर्मा जाता था तो बीच में बे ऑफ बंगाल पड़ता है। ठीक है, तो वो समुद्र पार करके जब यहाँ जाता था और जब वहाँ से आता था तो यहाँ के लोग उससे ये कहते थे कि तुमने तो अपना धर्म खो दिया। तो सोशल कॉज एक ये थी। दूसरा कॉज ये था कि विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती को बैन कर दिया गया। और तो वहाँ मतलब जो भी हिंदुस्तान के लोग थे उन लोगों का कहना ये था कि अगर सती को बैन करना है तो वो हम लोग करेंगे, ना कि कोई ब्रिटिश करेगा। ब्रिटिश मतलब सती को बैन नहीं कर रहा है, वो हमारे कल्चरल जो हमारा जो कल्चर है उसमें छेड़छाड़ कर रहा है, उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है, उसमें बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। तो एक कारण ये था। उसके बाद विडो रीमैरेज कर दिया कि जो विधवा है वो विधवा मतलब दोबारा से शादी कर सकती है। तो इस तरह के कई इसमें मतलब कल्चर में या सोशल में या रिलीजियस मैटर में ब्रिटिश ने घुसने का कोशिश किया। तो इन सब चीज़ के कारण भी जो है हिंदुस्तानियों में एक उसके प्रति क्या है कि ब्रिटिश के प्रति हिंदुस्तानियों में एक नफ़रत कह सकते हैं, या हाँ कह सकते हैं कि नफ़रत इनके पर मतलब हिंदुस्तानियों में आ गया था कि इसे किस तरह से यहाँ से भगाया जाए, वरना ये तो हम लोगों को पूरा मतलब बर्बाद कर देगा, हमारे कल्चर को बर्बाद कर देगा, हमारे सोशल हमारे सोसाइटी को बर्बाद कर देगा। और इसमें और एक और क्या था कि क्रिश्चियनिटी को ये लोग बढ़ावा दे रहा था, है ना, चाहे पैसे से हो या किसी भी तरह से हो, किसी भी लालच से भी हो, तो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहा था। लोग भारी मात्रा में क्रिश्चियन कबूल कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी कबूल कर रहे थे। तो एक सोशल काउज में ये भी है। और इन सब के साथ एक सबसे बड़ा सोशल में इन लोगों ने जो दखलंदाजी दिया, जो रिलीजियस मैटर में दखलंदाजी किया, उसने क्या किया कि मंदिर और मस्जिद, है ना, मस्जिद, इन पर टैक्स लगा दिया। अब आप बताइए, जब मंदिर और मस्जिदों पे टैक्स लग जाए तो उस सोसाइटी की हालत क्या होगी। वो सोसाइटी उस सरकार के बारे में क्या सोचेगा और क्या करना चाहेगा।
मंदिरों और मस्जिद पर उसने क्या किया, टैक्स लगा दिया। तो ये कुछ कॉजेज़ है जो मैंने आप लोगों को बता दिया, है ना। कौन कौन से कॉजेज है? पॉलिटिकल कॉजेज है, पॉलिटिकल है, सोशल और रिलीजियस कह सकते हैं, सोशल और रिलीजियस है ना। इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल कॉजेज है, ठीक है। मैंने बता दिया इसमें किस तरह से टैक्स लिया गया लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों से, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मैंने बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। उसके बाद मैंने आपको मिलिट्री कॉज बताया कि मिलिट्री के साथ क्या किया जाता था, कि मिलिट्री को कहता था तुम समुद्र पार करो और फिर तुम वहाँ बर्मा जाके लड़ो हमारे लिए। और ये तो हाँ, हिंदुस्तान के जो हिंदू जाति मतलब हिंदू रिलीजन में था कि ये गुनाह माना जाता था, पाप माना जाता था। जब लोग नदी पार करता था तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता था, ठीक है। और एक और कॉज है, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि एक प्रभाव भी मतलब इन लोगों पे आया। क्या प्रभाव आया कि ब्रिटिश, ये प्रतीत होने लगा कि ब्रिटिश कमज़ोर होने लगा, है ना। फर्स्ट अफ़गान वार हो गया, फर्स्ट अफ़गान वार ब्रिटिश हारा। उसके बाद क्रीमियन क्रीमियन वार हारा, ठीक है। उनके बाद आपका संथाल रिवोल्ट था। ये रिवोल्ट ने भी बहुत कमज़ोर किया है ब्रिटिश को। तो सारे रूलर को ये लगने लगा कि हम भी इनसे लड़ सकते हैं, हम भी ब्रिटिश को हरा सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर इन लोगों ने जो है कि 1857 का विद्रोह छेड़ दिया, ठीक है। इनके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि किस तरह से इनका क्या प्रभाव रहा है और हिंदुस्तानियों का क्या इस पर सफलताएं रही है और क्या विफलताएं रही है, कहाँ कमज़ोर हो गया। और इस क्रांति के बाद हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल सिस्टम में, सोशल सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में किस तरह से बदलाव आया है, ठीक है। यहाँ से मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।